जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का, और इससे संबंधित हमने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज तीसरा वीडियो हम अध्याय 5 का बनाने जा रहे हैं और इस पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें कि एक न्यासियों की नियोक्ताओं के विषय में बताया गया है कि एक न्यासी क्या नहीं कर सकता है। बाकी तो और भी बहुत इसमें चैप्टर हैं और बहुत से भी धाराएं हैं जिसमें और सब चीज़ों को लिखा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जो परीक्षा के संबंध में, खासकर पीसीएसजे या हाई जुडिशरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मैक्सिमम बनते हैं, कभी कभार अल्टरनेट करके बनते हैं। किसी परीक्षा में पूछा जाता है, फिर दूसरे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर उसके बाद पूछा जाता है। तो इस तरीके से अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो मेरा फोकस ये है कि जिन जिन क्वेश्चनों को पूछा जाता है उससे संबंधित मैं वीडियो बनाता हूं और चाहता हूं कि आपका ध्यान वहां तक आकृष्ट हो। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो आपको सूचना तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आइए समय न गंवाते हुए विषय पर आते हैं। अध्याय 5 कहता है ऑफ द डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी, मतलब कि न्यासियों की नियोक्ताओं के विषय में। अब न्यासी की नियोक्ता क्या है ये देखा जाएगा। तो धारा 46 कह रहा है, ये देखिए धारा 46 से लेकर के धारा 54 तक में दिया गया है। तो धारा 46 ये कह रहा है कि ट्रस्टी कैन नॉट रिनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस, मतलब कि न्यासी प्रतिग्रहण कर लेने के पश्चात त्याग नहीं कर सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो त्याग नहीं कर पाएगा, उसके लिए कंडीशन ABC दिए गए हैं। उस कंडीशन में फिर से वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि जो न्यास संपत्ति धारण किया है या जो न्यास को धारण किया है बेनिफिशियरी के लिए, कब वो अपना त्याग कर सकता है उसके बारे में धारा 46 बताया गया। करें ए ट्रस्टी हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रस्ट कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स रिनाउंस इट एक्सेप्ट, मतलब जो अपवादों के सिवाय, जो नीचे अपवाद दिए गए हैं इसके सिवाय, वो एक बार अगर जो एक्सेप्ट कर लेता है ट्रस्ट को, तो ट्रस्टी को कह रहा है कि फिर वो त्याग नहीं कर सकता उसका। लेकिन कंडीशन इसमें दिए गए हैं, 3 कंडीशनों में वो कर सकता है। पहला है कि विथ द परमिशन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। तो ये देखिए सबके लिए नहीं है। हम लोग जब दूसरा वीडियो हमने बनाया था तो उसमें इस बात को बताया था कि एक ट्रस्टी कब जो है न्यायालय के परमिशन से ट्रस्टी हो सकता है। तो उसी की ये बात करें कि उस तरीके का अगर कोई न्यायालय के परमिशन से अगर जो ट्रस्टी बना है तो वो न्यायालय के परमिशन से ही वो त्यागपत्र भी दे सकता है। बी कह रहा है इफ द बेनिफिशियरी इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज कंसेंट, अगर जो बेनिफिशियरी हैं वो संविदा करने के लिए सक्षम है तो उनके सहमति से वो त्यागपत्र दे सकता है, त्याग कर सकता है उसका। और सी कह रहा है बाई वर्चू ऑफ ए स्पेशल पावर इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। और तीसरा लास्ट में ये है कि यदि कोई इस प्रकार का जो ट्रस्ट डीड है, अगर ट्रस्ट डीड में ही कुछ इस तरह का विशेष माने शक्ति आधार ऐसा कुछ हो जो दिया गया है, तो उस आधार पर वो कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में कोई व्यवस्था नहीं है कि वो त्यागपत्र दे दे। मतलब उस ट्रस्ट को एक बार ग्रहण करने के बाद उसको निभाना ही पड़ेगा। अब धारा 47 कह रहा है कि ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट। अब एक और बात कर रहा है कि मतलब जो काम उसको दिया गया है वो उसी को करना है, आगे वो उसको बढ़ा नहीं सकता। इसमें भी अपवाद है। अब देखते हैं, कह रहा है कि ये ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज ऑफिस और एनी ऑफ हिज ड्यूटीज आइदर टू ए को ट्रस्टी और टू ए स्ट्रेंजर अनलेस। तो ये एक प्रकार से नियंत्रण लगाता है और उसके अकाउंटेबिलिटी को तय करता है कि जिसको ट्रस्टी बनाया गया है उसने अपने ट्रस्ट को प्रतिग्रहण कर लिया है। तो ये कह रहा है कि न्यासी अपने पद को या अपने कर्तव्यों में से किसी को भी किसी सह न्यासी या पर व्यक्ति के पक्ष में तब के सिवाय प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट सो प्रोवाइड्स, यदि उस जो ट्रस्ट का इंस्ट्रूमेंट है लिखत में ही अगर जो कुछ इस तरीके की व्यवस्था दी गई है कि
कि वो कर सकता है तब करेगा। दूसरा कह रहा है बी इसका कि द डेलीगेशन इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेसेज, मतलब कोई ऐसा कार्य है जो बिजनेस है, मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकता है, डेलीगेशन के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कोई किसी को दिया गया है कि एक भवन का निर्माण कराएगा, ठीक। अब सपोज दैट भवन का निर्माण कराएगा तो भवन का निर्माण खुद तो करेगा नहीं, वो किसी न किसी को टेंडर देगा। तो ये इसी को करेगा द डेलीगेशन इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कुछ ऐसा है जो कि रेगुलरिटी में है, उसके बिना संभव ही नहीं है। मैंने प्रत्यायोजन कारोबार के नियमित अनुक्रम में अगर जो है तो कर सकता है। सी इसका कह रहा है कि द डेलीगेशन इज नेसेसरी। अब यहाँ कह रहा है कि प्रत्यायोजन यदि आवश्यक हो उस कंडीशन में भी कर सकता है। अब नेसेसरी के लिए बहुत आपको कमेंट्री देखने पड़ेंगे, अभी हालांकि इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी वो समझाने की कोशिश कर रहा भी है, आगे देखते हैं। और डी कह रहा है कि द बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट कंसेंट टू द डेलीगेशन, यदि जो बेनिफिशियरी हैं हिताधिकारी हैं वो अगर संविदा करने में सक्षम है तो उनके सहमति से भी डेलीगेशन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन करा कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अटॉर्नी और प्रॉक्सी टू डू एन एक्ट मियरली मिनिस्टीरियल एंड इन्वॉल्विंग नो इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन इज नॉट ए डेलीगेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, मतलब इसको ये बाहर किया है इस चीज़ को कि कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो केवल लिपि की वर्गीय प्रकृति का हो और जिसमें स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना अंतर्वलित न हो, तो अटॉर्नी या प्रोक्सी नियुक्त करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रत्यायोजन नहीं है, मतलब डेलीगेशन में ये नहीं आता है। अब इलस्ट्रेशन ये कह रहा है इसका कि ए एक्वायर्स सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी एंड सी एंड सर्टेन ट्रस्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय देम आर द सर्वाइवर ऑफ देम आर द असाइंड ऑफ सच सर्वाइवर, B dies. C may bequeath the trust property to D and E upon the trust of A as will. अब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि क को संपत्ति की वसीयत ख और ग को उन कतिपय न्यासों पर करता है जिनका निष्पादन ख और ग द्वारा या उनमें से उत्तरजीवी द्वारा या ऐसे उत्तरजीवी के संबंधियों द्वारा किया जाना है। ख मर जाता है, ग संपत्ति की वसीयत क की विल में के न्यासों पर घ और ग को करेगा, माने वो डेलीगेशन संभव है और किया जाएगा। बी कह रहा है इसका इलस्ट्रेशन कि ए इज ए ट्रस्टी ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी विथ पावर टू सेल द सेम, ए मे एम्प्लॉय एन ऑक्शनियर टू इफेक्ट द सेल। अब यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि क किसी संपत्ति को बेचने की शक्ति रखते हुए संपत्ति का न्यासी है, क उसे बेचने के लिए कोई नीलामकर्ता नियोजित कर सकता है, मतलब ये ड्यू टू कोर्स ऑफ सर्विस के बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है। सी कह रहा है कि एक बिक्वेथ्स टू बी 50 हाउस लेट एट मंथली रेंट इंटरेस्ट टू कलेक्ट द रेंट एंड पे देम टू सी, बी में एम्प्लॉय ए प्रॉपर पर्सन टू कलेक्ट दीज रेंट्स। अब ये फिर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेलीगेशन कब संभव है, तो क मासिक भाटों पर उठे 50 गिरोह की वसीयत ख को इस न्यास पर करता है कि वह भाटक संग्रहित करे और उनका संदाय ग को करे। ख इन भाटकों को संग्रहित करने के लिए कोई उचित व्यक्ति नियोजित कर सकेगा। अब देखिए, एक प्रेम प्रकाश जौहरी बनाम हिज हाइनेस महाराजा विभूति नारायण सिंह का केस है, इलाहाबाद का ही। इसमें कहा गया कि जबकि धार्मिक न्यास से संबंधित किसी संपत्ति को सभी न्यासियों की ओर से उसके मुख्तार द्वारा किराए पर दी गई हो, तो केवल मुख्तार को यह अधिकार है कि वह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के अधीन किराएदार की किराएदारी समाप्त कर दे। उसका यह कार्य पूर्णतः वैध होगा। ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं है कि सभी न्यासी किराएदारी समाप्त करने के लिए नोटिस दे। इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी स्थिति में लागू नहीं होंगे। तो एक प्रकार से इस केस में हाईकोर्ट द्वारा कमेंट किया गया था। अब देखिए धारा 48 कह रहा है कोर्ट ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट सिंगली। अगर जो 2 से अधिक हैं तो ये कह रहा है कि अकेले किसी को नहीं करना होगा, सब लोग मिलजुल कर करेंगे। व्हेन देयर आर मोर ट्रस्टी देन वन, all must join in the execution of the trust except where the instrument of trust
अदरवाइज प्रोवाइड्स। मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट में नहीं कहा गया है ट्रस्ट डीड में, तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। धारा 49 कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, अर्थात विवेक शक्ति पर नियंत्रण कब होगा, तो ये कह रहे कि वेयर ए डिस्क्रिशनरी पावर कन्फर्ड ऑन ए ट्रस्टी इज नॉट एक्सरसाइज रीजनेबली एंड इन गुड फेथ, सच पावर में बी कंट्रोल्ड बाई ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। अब उस कंडीशन में देखिए जो आरंभिक अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा कोई ट्रस्टी नियुक्त किया गया है, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है कि यदि जहाँ किसी न्यासी को प्रदत्त किसी वैभविक शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और सद्भावनापूर्वक न किया जाए, वहाँ ऐसी शक्ति का नियंत्रण आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। मतलब यदि हिताधिकारी द्वारा या न्यासकर्ता द्वारा लगता है कि इस तरीके का कार्य ट्रस्टी द्वारा नहीं किया गया है, तो वो फिर आरंभिक सिविल अधिकारिता रखने वाले प्रधान न्यायालय में आवेदन करेगा और वहाँ पर फिर इसको न्यायालय द्वारा इस अधिकारिता का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद धारा 50 करें कि ट्रस्टी में नॉट चार्ज फॉर सर्विस, यानी कि न्यासी सेवाओं के लिए कोई प्रभार नहीं ले सकेगा, लेकिन इसके लिए भी इसमें कंडीशन दिए गए हैं कि कब ले सकेगा। तो अब करें कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस डिस्क्रिशन टू द कंट्रेरी कंटेंट in the instrument of trust or of a contract to the contrary entered into with the beneficiary or the court at the time of accepting the trust, a trustee has no right to remuneration for his trouble, skill and loss of time in executing the trust। अर्थात न्यास की लिखित में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त निर्देशों के, मतलब अगर न्यास में ही अगर इस तरीके का लिखा गया होगा अथवा न्यास प्रतिगृहित करते समय हिताधिकारी द्वारा इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया गया होगा या न्यायालय के साथ की गई तत्प्रतिकूल संविदा अगर जो हुई हो, तब अन्यथा में कह रहा है कि न्यासी को न्यास के निष्पादन में अपने परिश्रम और कौशल और समय की हानि के लिए पारिश्रमिक का कोई अधिकार नहीं होगा। या तो इंस्ट्रूमेंट में इस बात को लिखा गया हो या जो है न्यासियों द्वारा हिताधिकारियों द्वारा इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया गया हो या न्यायालय के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हो, मतलब न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया न्यासी उस समय की बात ही कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर जो मिलना है तो मिलेगा, नहीं तो किसी प्रकार का न्यासियों को प्रभार नहीं मिलेगा। अब इसका नीचे कह रहा है कि नथिंग in this section apply to any official trustee, administrator general, public curator or person holding a certificate of administration। मतलब इन लोगों को ये छूट दे रहा है कि उन लोगों के लिए बात नहीं कही गई है, चाहे शासकीय न्यासी हो, महाप्रशासक हो, लोक रक्षक या प्रशासन प्रमाण पत्र रखने वाला कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए नियम लागू नहीं है। अब धारा 51 कह रहा है कि ट्रस्टी मे नॉट यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट, मतलब जो ट्रस्टी है वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता है। ए ट्रस्टी मे नॉट यूज और डील विथ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट और फॉर एनी अदर पर्पज अनकनेक्टेड विथ द ट्रस्ट। तो ये भी है। फिर उसका धारा 52 करे ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाई, अगर कोई ट्रस्टी है किसी संपत्ति को बेचने के लिए अगर जो नियुक्त किया गया है, तो न तो वो और न तो जो है उसका एजेंट इसको उस संपत्ति को खरीदेगा। नो ट्रस्टी हुज ड्यूटी इट इज टू सेल ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड नो एजेंट एम्प्लॉयड बाई सच ट्रस्टी फॉर द पर्पज ऑफ द सेल मे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by the same or any interest therein on his own account or as agent for a third person। अब धारा 53 कह रहा है कि ट्रस्टी मे नॉट बाई बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। धारा 53 कह रहा है कि न्यासी हिताधिकारी का हित अनुज्ञा के बिना नहीं खरीद सकेगा। No trustee and no person who has recently
सीज टू बी ए ट्रस्टी में, मतलब ये एक्सटेंड करके कहाँ तक जा रहा है, जिस ट्रस्टी को सीज कर दिया गया है उसको वहाँ तक ये बात कर रहा है कि मैं विदाउट द परमिशन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन बाई आर बिकम मोर्टगेजी आर लेसी आर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी आर any part thereof, and such permission shall not be given unless the purpose, purchase, mortgage or lease is manifestly for the advantage of the beneficiary। अगर बेनिफिशियरी के लिए ज़रूरी है तभी, नहीं तो अन्यथा ये काम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कोई भी न्यासी और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका न्यासी रहना हाल ही में समाप्त हुआ है, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा के बिना न्याय संपत्ति या उसका कोई भी भाग नहीं खरीदेगा और न उसका बंधकदार या पट्टादार हो सकेगा, और ऐसी अनुज्ञा तब के सिवा नहीं दी जाएगी जबकि प्रस्थापित क्रय, बंधक या पट्टा हिस्सेदारी के स्पष्ट लाभार्थ न हो। माने अगर तो कोई कार्य भी किया जाएगा इस तरीके का तो बेनिफिशियरी के लिए होगा, न कि अपने व्यक्तिगत के लिए। अब ट्रस्टी फॉर परचेजेज ये कह रहा है कि एंड नो trustee whose duty it is to buy or to obtain a mortgage or lease a particular property for the beneficiary may buy it or any part thereof or obtain a mortgage or lease of it or any part thereof for himself। अर्थात ये कह रहा है कि और कोई भी न्यासी जिसका कर्तव्य हिताधिकारी के लिए किसी विशिष्ट संपत्ति को खरीदना या उसका बंधक या पट्टा प्राप्त करना हो, अपने लिए उसे या उसके किसी भाग को न खरीद सकेगा और न उसका बंधक या पट्टा प्राप्त कर सकेगा। और लास्ट में धारा 54 इसका कह रहा है कि को ट्रस्टी मे नॉट लैंड टू वन ऑफ देमसेल्फ, यानी कि सह न्यासी अपने में से किसी को उधार न दे सकेंगे। ऐसा नहीं कि उस आपस में उसी प्रॉपर्टी को लेकर के एक दूसरे को उधार देते रहें, अपना काम चलाते रहें। ए ट्रस्टी आर को ट्रस्टी हुज ड्यूटी इट इज टू इन्वेस्ट ट्रस्ट मनी ऑन मोर्टगेज आर पर्सनल सिक्योरिटी मस्ट नॉट इन्वेस्ट इट ऑन ए मोर्टगेज बाई आर ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ हिमसेल्फ आर वन ऑफ हिज को ट्रस्टी। अर्थात वह न्यासी या सह न्यासी जिसका कर्तव्य बंधक पर या व्यक्तिक प्रतिभूति पर न्यास धन का विनिधान करना हो, अपने अपने सह न्यासियों में से किसी के द्वारा किए गए बंधक पर या अपनी या उसकी व्यक्तिक प्रतिभूति पर उसे विनिहित न करेगा। तो इस प्रकार धारा 46 से लेकर धारा 54 तक जो मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसको एक साथ आप लोग अपने हिसाब से कन्फाइन करके हर धाराओं को दिमाग में बैठा करके जब क्वेश्चन बनता है तो कभी सीधा सीधा पूछ देता है कि न्यासियों की निर्योग्यताओं के विषय में क्या प्रावधान है, अथवा घुमा फिरा करके पूछता है कि एक न्यासी क्या नहीं कर सकता है न्यास धारण करने के पश्चात। तो उन सब को आप या बीच बीच से कुछ कंटेंट्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब आप जब अनसाल पेपर या साल पेपर लेकर देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं इजाज़त चाहता हूँ। पुनः आप लोग के समक्ष में नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।